पार्लियामेंट में विपक्ष का आरोप था, लोकसभा में तो कम लेकिन राज्यसभा में ये आरोप था कि सरकार जो है उन्होंने मतदान नहीं कराए, उसमें स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा और जल्दीबाजी में कर दिया। इस पर आपका क्या कहना? अगर विपक्ष की बात मानी जाती तो बहुत अच्छी तरह से कानून पास होता है। आप ये बताइए कि राज्यसभा का जो कृत्य है जिसको दुनिया ने देखा है वो करने योग्य है? क्या इस संसदों का ऐसा आचरण होना चाहिए? विपक्ष की अपनी भूमिका है, बिल्कुल दमदारी से करना चाहिए, पर जिस तरह का मेरे शब्दों में ठीक नहीं कि जिस तरह का नंगा नाच कहें, मार्शल के साथ जिस तरह की घटना की, क्या ये लोकतंत्र में उचित है? आप अपनी बात शालीनता से कहें। जब इस कोविड के समय पर इतनी सुरक्षा के साथ सबको बात रखने के लिए पूरा समय दिया, इस कोविड के समय पर इतनी सुरक्षात्मक उपाय करने के बाद लोकसभा संचालित की, राज्यसभा संचालित की, और राज्यसभा में जिस तरह का देखिए, जिस तरह के एक बाजार में जिस तरह लोग मछली बाजार का नाम देते हैं कि कितना वहाँ पर शोरगुल होता है, तो इस तरह का कृत्य जो उन्होंने वहाँ किया, तो इसलिए आखिर विपक्ष को क्या लगता है? और कौन सा पहली बार है कि जो ध्वनिमत से बिल पास नहीं हुए? पहले भी होते रहे, पहले भी होते रहे। और लोकतंत्र के जो गला घोटने की बात कह रहे हैं, तो फिर हमें वो आता है सन 75-76 का वर्ष कि आपने कैसे गला घोटा था, कैसे आपने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई थी। और हमने इसी लोकसभा में देखा कि पिछली सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में, इन्हीं के नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे हैं, खुद ही अपने संविधान संशोधन नेता ने खुद ही बिल लेके आते हैं, खुद ही फाड़ते हैं। तो हम इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है देश के लिए कि पार्टी का एक प्रधानमंत्री बिल पेश करता है और उसी पार्टी का अध्यक्ष उसको फाड़ते फेंकता है? सर, अभी जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तीनों विधेयकों से किसान जो है खुशहाल हो जाएगा, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी आप देखते हैं कि किसान, अभी भी देश का किसान जो है, ज़्यादातर किसान अधिकतर आत्महत्या कर रहे हैं। आए दिन आत्महत्या की घटनाएं होती हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इससे आत्महत्याएं रुक जाएंगी? ये जो आत्महत्या का कारण अलग है। आत्महत्या का कारण क्या है कि जो अभी तक मेरे ध्यान में आया और आप सबों के ध्यान में आया होगा कि किसान ने लोन लेकर के, कर्ज लेकर के फसल को लगाने का काम किया। उसको बाद में ऐसा लगता है कि इतने सारे खर्चे हो जाते और कब उनको चुकाने की पानी नहीं आती, तो सोचता है कि शायद आत्महत्या कर लेना मेरे लिए सरल साधन होगा, मैं दुनिया से मुक्त हो जाऊंगा। पर मैं समझता हूं कि किसान इतना बहादुर होता है, सारे झंझावातों के झेल के आता है, भगवान के बाद उसका दूसरा रूप मानता है, उसको आत्महत्या करनी नहीं चाहिए बल्कि उससे जूझना चाहिए। और इसीलिए आज मोदी जी ने एमएसपी को भी बढ़ाने का काम किया है। आप देखिए कि हमने किसानों के आय को दुगनी करने के लिए दूसरे संसाधनों में भी उनकी व्यवस्था करने का काम किया है। इन सब के अतिरिक्त आप देखेंगे कि खेती की लागत कैसे घटे और उसका उत्पादन कैसे बढ़े, उन सारी चीज़ों पे भी सरकार ने सारी व्यवस्था की है। लोन के कुचक्र में, जो प्राइवेट लोगों के लोन के कुचक्र में फंसते थे, तो अभी आपने देखा होगा कि उनको केसीसी भी बनाने का उनको दिया, पहले से दुगनी केसीसी का किया है। 6,000 रुपया उनको प्रतिवर्ष छोटे किसान को, जो जिनको हम सबसे ज़्यादा कहते हैं कि आत्महत्या करें, उन छोटे किसानों को 6,000 रुपया देने का काम किया। और मैं तो अभी बधाई दूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि 4,000 रुपया उन्होंने भी देने का कर दिया। इसलिए किस तरह से 10,000 रुपया एक किसान को मिलेगा। और ऐसे समय पे जब उसको, किसान को आवश्यकता पड़ती है खाद खरीदने की, बीज खरीदने के लिए, दवाई खरीदने के लिए, ऐसे समय पर अतिरिक्त रूप से यदि उसके जेब में 6,000 रुपये जाता है, अब 10,000 रुपये जाने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको सहायता मिलेगी। गाय पालन में दूसरे काम करेंगे, केवल कृषि में केवल कृषि ही नहीं है। आप देखिए इसमें उस पहलू को तो उन्होंने छुआ ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही है, आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको जानकारी दूं, थोड़ा विस्तारित हो जाएगा कि एक लोग वो हैं जिनके पास श्रम है, ज़मीन नहीं है। दूसरे लोग वो हैं जिनके पास ज़मीन है पर श्रम नहीं है। और तीसरा वो व्यक्ति है जिसके पास ना श्रम है ना ज़मीन है पर धन है, उसके पास पूंजी है उसके पास। जब ये तीनों मिलके काम करेंगे, श्रम भी लगेगा, पूंजी भी लगेगी और जिसकी ज़मीन होगी ज़मीन भी लगेगी, तो ज़मीन को सुरक्षित रखा है। जब ये तीनों मिलके कोई काम करेंगे, मेरे यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। मैं बताऊँ, कुछ लोग हैं जो कंपनी है, वो किसानों को धान पैदा करने के लिए अपना बीज देते हैं और उसको बाई बैक करते हैं 3,500 से 4,000 रुपये कुंटल के बीच में। तो इस तरह से वो धान बाई बैक करते हैं। कुछ लोगों ने, अभी देखिए मोदी जी ने 10,000 एफपीओ बनाने की चिंता करी, तो जब एफपीओ बना रहे थे तब तो किसी ने विरोध नहीं किया था। एफपीओ क्या है? एक छोटे किसानों का समूह जिसको लोग संचालित करेंगे। सपोज किसी क्षेत्र में एक सी कोई खेती करें, जैसे लगा कि यहाँ हल्दी की खेती की जा सकती है, अदरक की खेती की जा सकती है, प्याज की खेती की जा सकती है, तो उसको स्टोरेज से लेकर के सारी चीज़ करेंगे। अब छोटा किसान तो उतना स्टोरेज कर नहीं सकता, पर यदि कोई बड़ा, कोई दूसरा, जिसको बड़े कारपोरेट के नाम अंबानी और इनके कहते हैं, अरे यदि आज अंबानी और इनको लेना हो तो क्या मंडी में जाके लाइसेंस लेके नहीं खरीद सकते क्या? आज भी खरीद सकते हैं, उन्हें कौन रोक रहा है? लाइसेंस ही तो लेना है। तो कल ये किसान से डायरेक्ट मिलेंगे, अपनी पूंजी लगाएंगे, अपना एग्रीमेंट करेंगे
और उसको बाईबैक उसकी फसल सुनिश्चित करेंगे, रेट उसका पहले से तय करेंगे, किसान को लगेगा तो एग्रीमेंट करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। तो ये सारा चीज़ तो किसान पे छोड़ रखा है। तो सर आपको लगता है कि जो ये विधेयक पास हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जैसे आपकी बात की, तो क्या आपको लगता है कि इससे एक किसान को जो किसान है उसको 10,000 रुपये मिल सकते हैं? 10,000 रुपये महीने कमा सकता है वो क्या? देखिए अब देखो 10,000 रुपये महीना इसलिए नहीं कह सकते हम। यदि वो चाहें तो आपने देखा होगा, आप देखिए वीडियो, और बहुत सारे लोगों के आजकल वीडियो चलते हैं व्हाट्सएप में, आप देखते होंगे कि एक छोटा सा किसान 1 एकड़ में कैसे 2-3 लाख रुपए कमा रहा है। एक छोटा सा किसान अपनी मेहनत करके अपने 8-10 परिवार को कैसे चल रहा है। एक किसान केवल 8-10 गायें पाल के अपने पूरे परिवार को कैसे पाल रहा है। एक व्यक्ति केवल मछली पाल करके कर रहा है। बहुत अच्छा ध्यान आ गया मुझे। मैं अभी आपको बता दूं, मेरे यहाँ भी हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मछली की चालू की है। 1 एकड़ के जल क्षेत्र में लगभग यदि किसान अपने तरफ से पैसा लगाएगा तो जितना पैसा लगाएगा उतना ही उसको 7-8 महीने में उसको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए बताऊं, मैंने चालू करी, मेरे भतीजे ने प्रारंभ किया है। हमने कॉन्टैक्ट किया, यहीं दिल्ली की अपनी कंपनी है, 11 लाख रुपए उन्होंने हमसे लिया। हमने अपना 1 एकड़ का तालाब बना के दिया, कॉन्टैक्ट हुआ। अब वो पूरा मछली ला के उन्होंने 1 लाख मछली का बीज ला के डाला, जालियाँ लगाई, पूरा उन्होंने आपके कैमरे लगाए, फीड पूरा मछली का दाना पूरा वो दे रहे हैं। चौकीदार का 10,000 रुपये महीने का चौकीदार की राशि वो दे रहे हैं। 7 महीने में जैसी मछली बड़ी होगी वो निकाल के ले जाएंगे। पर इस समय प्रति माह जैसे उन्होंने मछली का बीज ला के दिया डाला, उन्होंने पैसा बाईबैक करना चालू कर दिया। तो ये हमें 14 महीने के अंदर में लगभग 22 लाख लौटाएंगे। मैंने 11 लाख मेरा मूलधन वापस हो गया और 11 लाख रुपए मुझे अतिरिक्त देंगे। तो क्या मुझे बताइए, 1 एकड़ के जल क्षेत्र में कोई किसान 11 लाख रुपए कमा सकता है? सही कहा आपने। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जी है। जी। तो मैंने कहा ना, तो ये जो विपक्ष का जो आरोप है कि इससे किसान जो है बदहाल हो जाएगा और किसानों को जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो राज्य सरकारों से इससे बात नहीं कही गई, जो बिल को पास करने के लिए जो राज्यों का अगर बिल पास हो जाएगा तो राज्यों को बड़ा हानि होगी और जो फेडरल सिस्टम है उसको नुकसान होगा। तो इस पर क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। देखो, फेडरल का जहाँ तक सवाल है, वो उनकी खरीदी उनकी होना है, FCI से करना है, उनको स्वतः करना है, MSP सरकार को देना है। सरकार पैसा, भारत सरकार ही तो देती है ना समर्थन मूल्य का पैसा, और भारत सरकार की ऑन बिहाफ खरीदते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो वो तो वहीं कहीं कमी नहीं करती। इसी साल मेरे यहाँ मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गेहूं की जो खरीदी की है वो पंजाब से ज़्यादा खरीदा है। इस समय पंजाब नहीं कह सकता कि हम देश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ इस समय मध्य प्रदेश गेहूं का उत्पादन में पंजाब से आगे निकल गया है। कैसे संभव हुआ? ये वही है, 6,000 रुपये आना, किसान को KCC मिलना, समय पर उसको दवाई मिलना, उसको बीज मिलना, उसको खरीदी। यदि सरकार की खरीदी नहीं होती तो क्या इतना किसान को लाभ मिल पाता? अभी बात अलग है कि प्राकृतिक जब प्रकोप आते हैं, ओला पड़ गया, पानी पड़ गया, बाढ़ आ गई, किसान का नुकसान होता है, तो उसके लिए भी बीमा की योजना करी है और बीमा को सुनिश्चित किया है। तो कृषि बीमा केवल इसी क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में बीमा का है। पशुपालन पे आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, खेती करते हुए मछली पालन का काम कर सकते हैं, मुर्गी पालन का काम कर सकते हैं, सेरिकल्चर का काम कर सकते हैं, हार्टिकल्चर का काम कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर का काम कर सकते हैं। खेती से जुड़ा हुआ वो हर काम करें। केवल एक खेती पर यदि किसान निर्भर रहेगा तो निश्चित रूप से उसको परिवार चलाने में दिक्कत होगी। पर यदि वो बाकी समय अपने श्रम को अन्यत्र काम में लगाएगा तो उसकी आमदनी दुगनी या चौगुनी हो सकती है। एक मानसून सत्र किसानों के साथ साथ श्रमिकों के लिए भी 3 कानून पास किया लोकसभा और राज्यसभा में। इस पे माना जा रहा है कि जो श्रमिक हैं उनको न्यूनतम मजदूरी मिलेगी और सारी सुविधाएं बहुत मिलेगी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या है, देखिए अभी क्या होता था, आपने देखा किसी फैक्ट्री में कोई मालिक काम कर रहा है, बहुत सारी जगह जहाँ पाइसनस है, आपके फटाके वाली फैक्ट्री हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को काम लगाने फैक्ट्री हैं। तो ऐसी फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए अब उनको नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा, उनकी सारी चिंता करना पड़ेगा, उनको मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं है, मजदूरों के हक में यदि किया है तो उस फैक्ट्री मालिक के पक्ष में भी किया है कि वो कभी भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। हड़ताल करेंगे तो उनको 15 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, बैठ के समझौता करने का सारा रास्ता निकाला है। तो ये कानून देखिए, मोदी जी के समय पर एक एक चीज़ पर जितनी भी बारीकियों के साथ जनता का, किसान का, मजदूर का, सारे लोगों का ध्यान रखते हुए हर एक एक चीज़ों पे सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताइए कि आज जो मोदी जी ने कानून लेकर के आए, क्या इसी कानून को कांग्रेस की पिछले दशक में क्या कांग्रेस लेके नहीं आई थी? पर वो कहीं ना कहीं इन बिचौलियों के दबाव में उस कानून को पास नहीं करा सके, वो झुक गए।
मोदी जी झुकने वाले लोगों में से नहीं है, जनता के लिए काम करने वाले लोगों में से है, दृढ़ संकल्प के धनी है। और इसलिए जो काम करते हैं बहुत सोच विचार करके दृढ़ संकल्पता के कारण करते हैं। देखिए जिस समय पे सीए का बिल आया था तब भी विरोध किया था, किसको नुकसान था साहब, पर कितना उत्पात मचा है। जिस समय पर ये जनधन के खाते खोलने की बात आई थी, कितना लोगों ने विरोध किया था कि मजदूर क्या पैसा लेने बैंक जाएगा, पर यदि उस समय जनधन का खाता नहीं खुला होता। श्रमिकों की ही बात कर रहे हैं। किसान कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार ने क्या किया है कि बड़े लोगों को मालिक हैं उनके 300 से ज़्यादा अगर जहाँ खेती वो श्रमिक काम कर रहे हैं उसको सरकार से पूछना नहीं होगा, किसी को भी निकाल सकती है। तो इसको लेकर के नहीं, उसमें ये कहा ना कि किसी को भी नहीं निकाल सकती, उनको भी निकालने का नोटिस देना पड़ेगा। जो हड़ताल करेगा उसको भी नोटिस देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना कि दोनों के हक में है। देखिए मैंने कहा ना कि एक के पास धन है, एक के पास श्रम है, दोनों चलेंगे तब गाड़ी ठीक चलेगी। तो बिना मजदूर के उनका काम नहीं चलना है। कल यदि मजदूर अलग हो जाएंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। पर कई बार आपने भी देखा होगा कि पहले से लोगों की श्रम शक्ति घटते चले जा रही है, और आदमी जो चाहता है वो प्रोडक्टिविटी चाहता है। काम यदि कोई कम करेगा, सारे लोग एक से मेहनत पूरी नहीं कर पाते, कम ज़्यादा करते हैं पर फिर भी काम करते हैं, तो एक सामूहिकता के साथ काम करने का काम है। और 300 श्रमिकों की जिसकी बड़ी फैक्ट्री होगी और यदि कोई ठीक से काम नहीं करेगा और यदि उसको निकालने का अधिकार दिया, तो ऐसे नहीं कि आपने जब मर्जी चाहे और कह दिए कल से बंद हो जाओ। अभी क्या होता है मुझे इतना बताएं, कितने लोगों के यहाँ पर रजिस्टर्ड मजदूर हैं? सारे लोग ठेके के ऊपर चल रहे हैं, ठेकेदार को ठेका दे देते हैं, इनके यहाँ कोई रजिस्टर्ड होता ही नहीं। और वो ठेकेदार अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है मालिक से और वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई करता है, तो उनको तो कहीं कोई लाभ ही नहीं कि ना पीएफ कटेगा, ना ये पीपीएफ कटेगा, ना पीएफ कटेगा, ना उनको जब चाहे तब नहीं। और 89 डेज चला करके उनसे काम कराते हैं, तो कभी ये भी नहीं कह सकता मैं परमानेंट लेबर हूँ। तो आप देखिए ना श्रम कानूनों में कितना सुधार करने की चिंता की है। तो ऐसा नहीं कि केवल श्रमिक के हित में ही नहीं है, फैक्ट्री मालिकों के भी हित में। अब केवल हर चीज़ फैक्ट्री मालिक के हित में कह दिया जाए। आप मुझे बताइए, आपके पास एक ड्राइवर यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है, जब आपको ज़रूरत है काम नहीं कर रहा है और खाली टाइम पे आपके पास बैठा रहे, जब आप कहो कि मुझे यहाँ जाना है, कहे नहीं साहब मुझे नहीं आना है, तो आपको भी एक बार दो बार माफ़ करेंगे। उसके बाद आप क्या कहेंगे, ये मुझे तुझ जैसे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुझ जैसे मजदूर की ज़रूरत नहीं। मैं अपना उदाहरण बताऊँ, मेरे यहाँ बहुत सारे 250 से ऊपर मेरे इस समय पर क्रेशर की फैक्ट्री मतलब मशीनें लगी हुई, उद्योग लगा हुआ। पहले 7 दिन काम करता था लेबर। मैं लेबर के विरोध में नहीं कह रहा हूँ, पर फिर भी जो हकीकत तो कह रहा हूँ, 7 दिन करता था, फिर 6 दिन पे आया, 5 दिन पे आया, अब केवल हफ्ते में 4 दिन काम करता है। इसका मतलब क्या? सामने वाला तो सोचेगा ना मुझे 7 दिन काम कराना, 1 दिन छुट्टी देगा, तो प्रोडक्टिविटी घटती है ना। और इसीलिए भारतीय मजदूर संघ भी जो कई बार कहता है भाई हम जितना काम करेंगे उतना पूरा दाम लेंगे, काम के बदले पूरा दाम लेंगे, पर उत्पादन कम करने में हम कभी भी अड़ंगा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उत्पादकता बढ़ेगी तो ही तो। आज देखिए आज चाइना और सारे देश क्यों आगे बढ़े, क्योंकि उनके यहाँ पर उत्पादक वर्किंग आवर केवल 8 घंटे का ही नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनका प्रोडक्ट सस्ता होता है क्या, और हम उनके प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं और अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता। सर एक मानसून सत्र में ये भी बड़ा रहा कि विपक्ष की तरफ से, विशेषकर किसानों के तरफ, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि चाइना बॉर्डर पर जिस तरह से विवाद पैदा हुआ उस पर मोदी सरकार जो है उस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई, और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर डिस्कस नहीं किया गया। इस पर आपका क्या? देखिए जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है, वो भी जानते हैं, आप सब जानते हैं। वक्तव्य हमारे रक्षा मंत्री जी ने उसका वक्तव्य दिया, पूरी जानकारी दी, उसके ऊपर जितनी बात कही जा सकती थी कही, पर उन सबसे देखिए आप तो सबसे ज़्यादा टीवी पे दिखाते हैं कि वहाँ जीरो ग्राउंड पे क्या हो रहा है, सारी दुनिया को दिख रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, और उसके बाद भी यदि झूठ को इतना सराहा जाए और सच को नकारा जाए तो मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हर सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, पर जिस तरह से वहाँ पर आज सरकार और मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में आज आप देखो सारा देश सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आज आतंकवादियों की घटना सारे देश में समाप्त हो गई हैं, और नहीं तो जब देखो तब कहीं न भी धमाके होते थे। आज इतना खौफ है और आज सारे देश में मोदी जी का इतना नाम चल रहा है, सारा देश उनका गुणगान कर रहा है, आज सारा विश्व उनके पीछे आके खड़ा हो गया है। पर केवल और केवल विरोध और बुराई यदि हो रही तो हिंदुस्तान में ही हो रही है। आज सारा विश्व गुणगान कर रहा है, पर केवल हम घर के ही लोग। विरोध की जगह विरोध करना चाहिए, पर हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, जहाँ आवश्यक हो उसी बात का विरोध। सर आप जहाँ से आते हैं बालाघाट से, वो भी नक्सलाइट से प्रभावित है, तो आप क्या मानते हैं कि मोदी की सरकार जब से आई है तब से इस पर नियंत्रण लगा है? नहीं, बिल्कुल नक्सलाइट घटनाओं पे काफ़ी नियंत्रण है। अब आप भी सारा रोज़ दिखाते हैं, नक्सलाइट घटनाओं पे नियंत्रण लगा है, क्योंकि आप भी जानते हैं नक्सलाइट घटनाओं के ऊपर में कारण क्या है कि उसके मूल को निर्मूल करना। म्यांमार की घटना क्या थी,
अब यदि आप पिछले सारे जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय से जाएंगे कि कैसे उन्होंने सारा टैकल किया है। आज वो जो माओवादियों के कारण से कितना होते सारे ठंडे पड़ गए हैं, पर अब ठीक है, पूरे जड़ से समाप्त करने को समय लगता है, पर इतने एक 5 साल के कार्यकाल में जो वर्षों से 50 साल से पनपी हुई समस्या को आज कितना धीरे धीरे निपटाए, असम की कितनी समस्याएं निपटाई, बॉर्डर की कितनी समस्याएं निपटाई, ये आप हमसे ज़्यादा आप लोगों को रात दिन दिखाते हैं और सारी जनता जान रही है। कल ही एक मैं का व्हाट्सएप देख रहा था, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा कि उन्होंने पूछा कि ये जो किसानों के लिए हो हल्ला हो रहा है, सारा विरोध कर रहा है, तो ये क्या है, तो आपकी क्या राय है। तो पूछता है पहले मुझे बताओ कांग्रेस ने क्या कहा, तो बोले कांग्रेस विरोध कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब बोले मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इससे बड़ा और कोई कमेंट्स नहीं हो सकता पब्लिक के बीच का जो आ रहा है। तो ये थे सांसद ढल सिंह बिसेन जी। ये लोकसभा के एमपी हैं, किसान के बहुत बड़े नेता हैं, किसानों के बीच बहुत अच्छा काम किया है और इनसे विस्तार से मानसून सत्र के में जो मुद्दे उठे उस बारे में बात हुई और देश के विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। थैंक यू।